नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल की, जहां एक सोशल मीडिया बैन ने पूरी सरकार को ही गिरा दिया। ये कहानी है एक युवा पीढ़ी की, जिसने सिर्फ कुछ ही दिनों में अपने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये जेन जी क्रांति आखिर हुई कैसे और इसका मतलब क्या है। हम आग हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं था दोस्तों, ये एक छात्र का भाषण था जो इस पूरे आंदोलन की आवाज बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। और यही वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। भला एक डिजिटल बैनर सड़कों पर एक असली क्रांति में कैसे बदल गया? तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस मामले में ये सब शुरू हुआ एक सरकारी फरमान से। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सब कुछ एकदम से बंद। अब देखिए, सरकार ने तो कहा कि ये कंपनियां नए रजिस्ट्रेशन नियमों को मान नहीं रही थीं, लेकिन असल कहानी वो कुछ और ही थी। ये बैन असल में उस युवा पीढ़ी को चुप कराने की एक कोशिश थी जो भ्रष्टाचार और नेपो किड्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी। और ये जो गुस्सा था ना, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, ये डिजिटल दुनिया से निकलकर सीधा सड़कों पर उतर आया। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। 8 सितंबर को काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? उनमें से कई अपनी स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म में थे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब बहुत ही सख्त था। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हर तरीका अपनाया। पानी की बौछारें, आंसू गैस, रबर की गोलियां और कुछ जगहों पर तो असली गोलियां भी चलाई गई। इस टकराव का नतीजा बहुत ही दुखद था। कम से कम 19 लोग, जिनमें से कई युवा थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस हिंसा की कहानी बताते हैं जो उन दिनों सड़कों पर हुई। और यहाँ से मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। जो एक विरोध प्रदर्शन था, वो अब एक हिंसक विद्रोह में बदल चुका था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और जनप्रतिनिधि सभा जैसी कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। ये अब सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, ये सीधा सत्ता के प्रतीकों पर हमला था। हिंसा का असर कितना दुखद और व्यक्तिगत हो सकता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगता है। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल का घर जला दिया गया, और इस आग में बुरी तरह घायल होने के बाद उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार नहीं रहीं। और इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जो मानो सरकार के हाथ से फिसलती पकड़ का सबूत बन गई। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वित्त मंत्री प्रदर्शनकारियों से बचकर एक नदी की ओर भागते हुए दिखे। अब इतने बड़े पैमाने पर विरोध और हिंसा के सामने सरकार के पास झुकने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। दबाव के आगे सरकार पूरी तरह टूट गई। सबसे पहले तो जिस सोशल मीडिया बैन से ये सब शुरू हुआ था, उसे हटाया गया। फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनके तुरंत बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया। हालात को संभालने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। लेकिन सरकार के झुकने का मतलब ये नहीं था कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रुक गई। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुईं और आज भी करीब 26 लोग हिरासत में हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आंदोलन की शुरुआती वजह तो खत्म हो गई, पर अब इसकी मांगें बहुत बड़ी हो चुकी हैं। ये आंदोलन अब पूरी तरह बदल चुका है। ये अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं रह गया है। जेन जी की नज़र अब पूरे सिस्टम पर है और वो बुनियादी बदलाव चाहते हैं। उनकी नई मांगें देखिए, एक नया संविधान, प्रतिनिधि सभा का विघटन, लोकतंत्र में ज्यादा पारदर्शिता और एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। सच कहूं तो देश में राजनीतिक अस्थिरता और युवाओं का गुस्सा इस पैमाने पर पहले कभी नहीं देखा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ये आंदोलन बिना और हिंसा के एक शांतिपूर्ण और स्थायी बदलाव ला पाएगा? सरकार कितना बदलने को तैयार है? और क्या बाकी देश, खासकर पड़ोसी, इससे कोई सबक सीखेंगे? ये जेन जी आंदोलन सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन नहीं था, ये एक युवा क्रांति थी जिसने अपनी आवाज को सड़कों पर बुलंद किया है, और इसकी कहानी अभी जारी है।